ये सुगम जो पॉलिटिकल साइंस है यानी सामाजिक जो आपका जो थंबनेल में है वो तो नाम शो हो ही रहा होगा। थंबनेल में नाम इसका शो हो रहा होगा। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। इससे पहले हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा है और इसका प्लेलिस्ट भी बना होगा, तो उसमें आप जाकर इजीली चेक कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान वह मूलभूत विधि है जो किसी देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों, सरकार की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को निर्धारित करती है। यह राष्ट्र की सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है। ठीक है, आपको भी संविधान के बारे में पता ही होगा। तो ये है संविधान का डिफिनेशन और ये लघु के अकॉर्डिंग है, छोटा ही है। ठीक है, बताएं कि भारत के लोगों के बीच किस तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उत्तर है, भारत के लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे भाषीय विभिन्नता। तो आपको पता है भाषा डिफरेंट डिफरेंट होता है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और इत्यादि आदि। धार्मिक विभिन्नता भी होती है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। संस्कृति विभिन्नताएं, अलग अलग राज्यों में खान पान, वेशभूषा, त्यौहार और परंपराएं भिन्न होती है। उसके बाद है भौगोलिक भिन्नताएं। भारत में पर्वतीय, मैदानी, रेगिस्तानी और तटीय क्षेत्र जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। तो कई पहाड़ी क्षेत्र है, कई मैदानी क्षेत्र है, कई राजस्थानी क्षेत्र है। तो इस तरीके से भौगोलिक विभिन्नता भी देखने को मिलता है। अगला है सामाजिक और जातिगत विभिन्नता। समाज में विभिन्न जातियां और समुदाय मौजूद हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जाति और समुदाय के लोग रहते हैं समाज में, जिनकी अपनी परंपराएं होती है। तो उनकी एक अपना परंपरा होता है। तीसरा है संसदीय शासन पद्धति का अर्थ सुधारण स्पष्ट करना है। संसदीय शासन पद्धति एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। भारत में यह प्रणाली लागू है जहां सरकार संसद को जवाबदेह होती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इसे इस्तीफा देना पड़ता है। और नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को समान रूप से समान देगा। ठीक है, इसका अर्थ है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से समान देगा। उदाहरण के लिए भारत में सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देती और नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता होती है। संविधान सभा किसे कहते हैं, इसका गठन कैसे होता है? तो संविधान सभा वह संस्था होती है जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 उसके उसके तहत किया गया था। इसके सदस्यों का चुनाव भारत के प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के बुनियादी आदर्श क्या है, उल्लेख करना है। तो उत्तर है, भारतीय संविधान के बुनियादी आदर्श निम्नलिखित है। पहला है संप्रभुता। मतलब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता रखता है। समाजवाद, समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए सरकार कल्याणकारी नीतियां अपनाती है। धर्मनिरपेक्षता, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए कार्य करती है। न्याय, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होता है। समानता, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। एकता और अखंडता, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रख। संविधान की प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ें और लिखें कि इसमें कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख है। तो उत्तर इसका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित समानताओं का उल्लेख किया गया है। सामाजिक समानता पहला है। अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट अब लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हमने जो पहला, दूसरा, तीसरा जो लिखना था वो नहीं लिखा है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो उसको आप अगर नोट्स बनाए तो उसमें लिख ले, सामाजिक समानता प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त है। आर्थिक समानता सभी नागरिकों को रोजगार, शिक्षा और संसाधनों का समान अवसर प्राप्त हो ताकि आर्थिक असमानता न हो। राजनीतिक समानता प्रत्येक नागरिक को मताधिकार और शासन में भाग लेने का समान अधिकार दिया गया है। कानूनी समानता कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। धार्मिक समानता भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। ठीक है, मतलब इक्वल सम्मान दिया जाता है, इक्वल व्यवहार किया जाता है और किसी पर भी कोई विशेष धर्म नहीं थोपा जाता है। उसके बाद है अवसर की समानता, तो सभी नागरिकों को विकास और उन्नति के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। 8 नंबर है अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है 2-3 कारण इसका बताना है। तो उत्तर है अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है जिनकी संख्या बहुत कम है, लोकतंत्र की रक्षा। पहला, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। यदि अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होगा। ठीक है, इसका मतलब वो लोकतंत्र है ही नहीं अगर ऐसा बात है तो। सामाजिक समरसता, समाज में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई समूह होते हैं। अल्पसंख्यकों के विचार का सम्मान करने से सभी समुदायों के बीच सद्भाव और एकता बनी रहती है। अधिकारों की सुरक्षा अगला है, तो अल्पसंख्यक समूह अक्सर बहुसंख्यक समूहों की अपेक्षा कमजोर स्थिति में होते हैं। उनके विचारों का सम्मान करने से उनके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और वे समान रूप से विकास में भाग ले सकते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान तैयार करते समय धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने में संविधान निर्माताओं के सामने क्या चुनौतियां थी, लिखना है। भारत का संविधान तैयार करते समय धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने में संविधान निर्माताओं के सामने चुनौतियां, तो ये है इसका, भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं जिनके 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान तैयार करते समय धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने में संविधान निर्माताओं के सामने क्या चुनौतियां थी, लिखना है। तो भारत का संविधान तैयार करते समय धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने में संविधान निर्माताओं के सामने चुनौतियां, भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं जिनके रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता को लागू करना चुनौतीपूर्ण था। ब्रिटिश शासन के दौरान धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। कुछ समूह भारत को धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते थे जबकि संविधान निर्माता इसे धर्मनिरपेक्ष रखना चाहते थे। विभिन्न धार्मिक समूहों को समान अधिकार देना और धार्मिक भेदभाव को खत्म करना आसान नहीं था, तो ये कारण था भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में कौन सा मूल्य आपको सर्वाधिक पसंद है, कारण बताना है। तो उत्तर है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में मुझे समानता का मूल्य सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के हो। यह भेदभाव को समाप्त करने और समाज में समानता स्थापित करने में मदद करता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है और सभी नागरिकों को विकास में समान भागीदारी का अवसर देता है। 11 है 1976 संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कैसे जोड़ा गया। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां सरकार किसी धर्म का समर्थन नहीं करेगी और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा। 12 और लास्ट क्वेश्चन है, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, उनके कार्यों को लिखना है, चर्चा करना है। तो सरकार के 3 अंग, उनके कार्य। विधायिका, पहला, तो यह कानून बनाने का कार्य करती है। विधायिका संसद होता है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो संसद जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो विधायिका में ही है। पहला जो विधायिका है यह कानून बनाने का कार्य करते हैं। सांसद और राज्य विधानमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। लोकसभा में संसद और राज्यसभा में विधानमंडल बोलते हैं। कार्यपालिका यह सरकार के प्रशासनिक कार्यों को संभालती है और कानूनों को लागू करती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। उसके बाद न्यायपालिका है, यह संविधान की रक्षा करती है, कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है। इसमें उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम, ये सब जो आपने सुना होगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय यानी डिफरेंट जो कोर्ट होता है हमारा, वो सारी चीज़ें।
तो ये हमारा था लघु। नेक्स्ट वीडियो हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।